नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज भारत के एक बहुत ही खास राज्य बिहार की कहानी को परत दर परत समझते हैं, इसकी जमीन से लेकर इसकी विरासत तक सब कुछ। और इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो बिहार को पूरे भारत में सबसे अलग बनाती है। ये एक ऐसा राज्य है जिसका पायराइट उत्पादन में एकाधिकार है। जी हां, पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ बिहार ही है जहां ये खनिज मिलता है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बिहार की जमीन और प्रकृति को जानेंगे, फिर वहां की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर एक नजर डालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आज का जो बिहार है उसका जन्म कैसे हुआ और एक नए राज्य के तौर पर इसकी स्थापना कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। समझते हैं कि बिहार की जमीन कैसी है, यहाँ की प्रकृति में क्या खास है, क्योंकि यही वो कैनवस है जिस पर बिहार की पूरी तस्वीर बनी है। देखिए, बिहार की जो भौगोलिक पहचान है ना, वो यहाँ की नदियों, पठारों और पहाड़ियों से बनती है। पुनपुन जैसी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। फिर कैमूर का पठार है जो अपने चूना पत्थर के लिए बहुत मशहूर है, और इसी कैमूर में अनुपम झील भी है। और हाँ, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां ये प्लिस्टोसीन युग में बनी थीं, और ये जो त्रिवेणी नहर है ये गंडक नदी से निकलती है। अब इतनी विविध जमीन है तो जाहिर है यहाँ वन्यजीव भी खूब होंगे। इनको बचाने के लिए यहाँ कई अभयारण्य हैं, जिनमें से कैमूर वन्यजीव अभयारण्य तो बिहार का सबसे बड़ा है। और एक दिलचस्प बात, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये इतना बड़ा है कि बिहार के गया से लेकर झारखंड के कोडरमा और चतरा तक फैला हुआ है। यहाँ के जंगलों की एक खासियत है, यहाँ ज्यादातर पर्णपाती यानी डिसिडियस पेड़ पाए जाते हैं। मतलब वो पेड़ जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर वसंत में उन पर नई पत्तियां आती हैं। छोटा नागपुर पठार के जंगलों में यही देखने को मिलता है। तो ये तो हुई यहाँ की जमीन और जंगलों की बात। अब सवाल उठता है कि इस जमीन और यहाँ के संसाधनों से बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो है कृषि। और जब हम मुख्य खाद्य फसलों की बात करते हैं तो 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं: चावल, गेहूं और मक्का। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ खाने की फसलें ही उगती हैं। जूट उत्पादन में तो बिहार का नाम बड़े बड़े राज्यों में आता है। पूरे भारत में इसका दूसरा स्थान है। अब ये जो आंकड़ा है 145%, ये बड़ा कमाल का है। इसे कहते हैं फसल गहनता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिहार में जमीन का कितना बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। किसान एक ही साल में एक ही खेत से कई फसलें निकाल लेते हैं। और खेती किसानी को बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी सड़कें। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा। 2024 तक बिहार में नेशनल हाईवे का इतना बड़ा जाल बिछ चुका है। यही वो नसें हैं जो बिहार की अर्थव्यवस्था को दौड़ा रही हैं। सरकार भी पीछे नहीं है। खेती के अलावा उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि ये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और बिहार में बना सामान आसानी से विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सके। तो अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो साफ हो रही है, पर आज हम जिस बिहार को देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसा एक अलग राज्य नहीं था। तो फिर ये बना कैसे? चलिए अब इसके इतिहास में चलते हैं और आधुनिक बिहार के जन्म की कहानी जानते हैं। इतिहास में कुछ तारीखें हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। बिहार के लिए वो तारीख है 12 दिसंबर 1911। यही वो दिन था जब दिल्ली दरबार में ऐलान हुआ कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। यहीं से आधुनिक बिहार की नींव पड़ी। और ऐलान के बाद देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ी। 1911 में घोषणा हुई, अगले ही साल 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा नाम का नया राज्य बन गया। 1913 तक यहाँ अपनी विधानसभा भी आ गई। 1920 में ये गवर्नर का प्रांत बन गया और 1937 आते आते यहाँ चुनावों के बाद पहली सरकार भी बन गई। महज 2 दशकों से कुछ ज्यादा समय में एक पूरा राज्य खड़ा हो गया। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जानते हैं कि वो कौन लोग थे जिनके हाथों में इस नए राज्य की कमान थी और पहली सरकार आखिर बनी कैसे। ये वो कुछ खास नाम हैं जिन्होंने बिहार के शुरुआती दौर में शासन संभाला। बिहार और उड़ीसा के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली।
और पहले भारतीय गवर्नर बने माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। और इस संयुक्त प्रांत के आखिरी गवर्नर थे सर जेम्स डेविड सिफ्टन। और फिर आया लोकतंत्र का दौर। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने चुनावों का रास्ता खोला। 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और उसी साल जुलाई में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। 22 जुलाई को विधानमंडल का पहला सत्र भी हुआ। हालांकि उस समय के राजनीतिक हालात ऐसे थे कि अक्टूबर 1939 में इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। उस शुरुआती दौर से लेकर आज तक बिहार का प्रशासनिक ढांचा भी काफी बदला है। आज की तारीख में बिहार में कुल 38 जिले हैं, जो इस राज्य की विकास यात्रा को दिखाते हैं। तो हमने बिहार की जमीन से लेकर उसके जन्म की कहानी तक का सफर तय किया। एक तरफ इसकी उपजाऊ मिट्टी और सदियों पुरानी विरासत है, तो दूसरी तरफ आज की आर्थिक आकांक्षाएं। सवाल यही है कि बिहार अपनी इस समृद्ध विरासत और भविष्य की उम्मीदों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये संगम ही इसकी आगे की कहानी लिखेगा।